Hello students. Today I am going to derive the expression for electric field due to distributed charge on a ring. ठीक है, एक रिंग के एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो, बहुत सारे अप्रोचेज में बताऊंगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसीजर जो भी रहेगा लंबा रहेगा, बट यू विल लर्न अलॉट। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो आपके पास ये रिंग है, आपको ये नोट करना है, ठीक है, कि ये रिंग जो है ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो हमेशा ये चीजें आप नोट में रखना कि नॉन कंडक्टिंग रिंग की वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होगा तो इट वुड बी होल डिफरेंट सिनेरियो, उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, और इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये रिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग आप लोग मिस करते हो, आपको हमेशा याद होता है ना वो फॉर्मूला, के क्यू जेड या एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रिंग किस प्लेन में रखा गया है। ठीक है, लेट मी कॉल इट, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो आपका रिंग किस प्लेन में रखा है? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्मूला चेंज होता है। देखो, फॉर्मूला लगा के तो आप कर लोगे, ओके, बट क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला पूछा ही नहीं, आपसे कैलकुलेट करा ही नहीं रहा। ठीक है, जस्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि एक रिंग है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। आर डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बट नहीं कर पाओगे अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्स वाई प्लेन में अगर रखा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ये इस डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इस पे आप एक dx लेंथ का dl लेंथ का स्ट्रिप ले लो। ठीक है, तो dl लेंथ है, तो इस dl लेंथ के एक एंड पे मिलाओगे इधर इधर, तो ये जो आर्क इंक्लूड होगा, ठीक है, उसको आप मान लो d5। ठीक है, अब देखो, ये dl लेंथ इतना छोटा है, राइट, इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि अगर टोटल चार्ज जो कुछ भी है ये dl लेंथ पे जो चार्ज होगा वो dq मानेंगे हम। ठीक है, और कहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मैं सीधा यहाँ से मिला रहा हूँ, कितने डिस्टेंस पे ये है? r पे। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ है? वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से लोगे? रिंग के सेंटर से ऐसे वर्टिकल, राइट। तो ये डिस्टेंस हम मान रहे हैं z। आप बताओ, अगर एक्स वाई प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर आप जा रहे हो, तो ये वाली डायरेक्शन किधर हो जाएगी? z डायरेक्शन। ओके, नाउ अगर इधर dl वाला स्ट्रिप लिए हो, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ अगर आप लोगे, तो सिमिलरली एक और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, तो जो dl लेंथ की वजह से है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आप जो कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया अपनी पुरानी वीडियोस में, ई वेक्टर हमेशा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? आर कैप की डायरेक्शन। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो ये डी क्यू, जो डीएल वाला स्ट्रिप है उसका चार्ज डी क्यू है, उसकी वजह से किधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? जो डी ई निकालोगे ना, डी क्यू की वजह से जो चार्ज होगा वो डी ई वेक्टर होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये बाय द वे ये पूरा सीधा जाएगा, राइट। तो यहाँ ई पैड से मेरे से बन नहीं रहा है, तो आई एम सो सॉरी। ये सही बना। ठीक है, एक डीई इधर आएगा। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दोनों का डीई नहीं कंसीडर करना है। बस मैं सिमेट्री दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिमेट्री से ही आपको एग्जाम में पूछा गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सिमेट्री से ही बता सकते हो। देखो, इधर की वजह से डी ये वाला हुआ, इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर आएगा?
जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा मान लो आप, ठीक है, ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी थीटा और थीटा हो जाएगा। तो जो जेड डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी, डीई वेक्टर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डी इंटू कॉस थीटा। बाय द वे फिर इसको वेक्टर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, टोटल वो क्या क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। अब देखो, अब आप ये मत सोचना कि डी का एक वेक्टर इधर ले लो और इधर, तो टू डी का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टू डी कॉस थीटा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक स्ट्रिप की वजह से लेंगे डी और उसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट द पेरीफेरी, तो ये वाला डी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको कई सारे डीएल 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 उसके पेरीफेरी पे सरकमफ्रेंस पे लेंगे, तो इधर अपोजिट वाला डी अपने आप आ जाएगा। और सिमेट्री से हमें क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, जेड डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, अब सिमेट्री से एक चीज और बिना डिराइव किए, बिना फॉर्मूला से हम एक चीज और बता सकते हैं कि रिंग के सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोचो, रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल से देखो, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी क्यू चार्ज, इसकी वजह से रेडियली, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ अगर स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हो तो इसकी वजह से इधर आ गया, यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो इधर आ जाएगा, यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो इधर आ जाएगा, और सब एक दूसरे को, यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो इधर आ जाएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। आपने डिराइव भी नहीं किया और आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द फर्दर। ये जो, सॉरी, हाँ इसको हटा ही देते हैं, जो हमारा नेचुरल जो फॉर्मूला होता था, अब हम डी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, डी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के मैं मान ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू, क्यू कितना है, डी क्यू, अपॉन आर कितना है, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब देखो, जो डीई जेड होगा, जेड डायरेक्शन में नेट होगा, और जेड डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, डी जेड, किसकी वजह से, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जो डीई होगा कॉस थीटा, डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो डी जेड हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्या आया, डी का मैग्नीट्यूड ये है कि डी क्यू कितना होगा बताओ, डी क्यू अगर निकालें, लैम्डा हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ कितना है डीएल, अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से डीएल की वैल्यू बताओ, आ गया लिटरेचर, ओके, डीएल की वैल्यू बताओ यहाँ से। डीएल क्या होता है, आर इंटू रेडियस इंटू जो जितना इंक्लूडेड एंगल है, डी फाई विल गिव यू द सरकमफ्रेंस। वही जो सर्कल वाला फॉर्मूला आप पढ़ते हो, आर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस, यही तो पढ़ते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। यहाँ और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से देखो, कौन से ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, देखो यहाँ से ये वाली लाइन किस में, एक्स वाई प्लेन में, और ये वाली लाइन किस में है, जेड के अलोंग। तो एक्स वाई प्लेन में आप अपना ये लो, एक्स वाई प्लेन, और इसके ऊपर ये वर्टिकल पेन। ठीक है, ये जो वर्टिकल में जाओगे आप तो 90 डिग्री बनाएगा, आपको लग नहीं रहा होगा बट ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, और ये बेस हो जाएगा जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी भी आर है। ठीक है, बस सारी वैल्यू पता है। अब डेरिवेशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देख लो कि ऐसे ही रहने दो, लैम्डा डीएल की वैल्यू रख दो, आर डी फाई अपॉन आर क्या है, आर स्क्वायर, फिर भी ये स्मॉल आर स्क्वायर था ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर, रिंग का रेडियस है, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, और
आर स्क्वायर, कॉस थीटा आपने निकाला था जेड बाई स्मॉल आर, तो इसको अब आर की वैल्यू रखो कि आर लैम्डा डी फाई, ठीक है, अपॉन, ओ सॉरी ये जेड भी तो आया यहाँ पे नया, जेड डी फाई अपॉन आर क्यूब, और आर क्यूब में है क्या, आर क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेल मी, ये है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। बाय द वे ये आर क्यूब आया, और आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। आप देखो ना इधर, ये है ना, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहां पे आर की घात 3 है, आर की पावर कितना 3 है, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ से डी हमें ये डी जेड का एक्सप्रेशन निकला है, इसको फिर इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, पूरे पेरीफेरी पे। एक बार बताओ, ये वाला एंगल हमने डी फाई माना था, ध्यान दो, ये वाला ये ऐसे निकल रहा है, ये वाला ये डी फाई है, तो अगर हम पूरे पेरीफेरी पे जाएंगे तो डी फाई की लिमिट कहाँ जाएगी, अगर मान लो ये जीरो है यहाँ से, तो ये पूरा घूम के फिर से 360 आएगा, ठीक है, तो फाई की लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, 0 to 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ से EZ टोटल आ जाएगा, DZ एलिमेंट का है, और जब 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो EZ कितना आ जाएगा, K इंटू लैम्डा आर, जेड ऐसे ही रहेगा, सारा कांस्टेंट है एक्सेप्ट फाई, राइट, कांस्टेंट इन द सेंस कि इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है, फाई के साथ तो केवल फाई अकेला है ना, तो डी फाई का इंटीग्रेशन अगर ऐसे करो 0 से 2 पाई डी फाई, तो जैसे होता नहीं डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, यानी यहाँ पे फाई आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, तो इंटू 2 पाई। अब एक बात बताओ, अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और पूरे पेरीफेरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा, राइट, तो ये उसको हम लैम्डा इंटू आर इंटू 2 पाई, लैम्डा इंटू 2 पाई आर को अलग कर देते हैं, कैपिटल क्यू लिख देते हैं, ये जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू द पावर 3/2। देखो यहाँ पे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ, जस्ट फोकस, 1-2 मिनट और लगेगा। अब इसका प्लॉट अगर आपको करना पड़े, ठीक है, तो कैसे करोगे, उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, के क्यू जेड, नीचे से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आएगा, देखो आर स्क्वायर कॉमन लिए बाहर आएगा उसकी पावर 3/2, तो बचा कितना आर क्यूब, तो आर क्यूब को हम लिख देते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, तो ये जेड बाई आर हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, एक ही साथ बता रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम, ये जेड बाई आर आ गया, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर कॉमन था, तो 1 प्लस जेड बाई आर होल स्क्वायर, और टोटल टू द पावर 3/2 है ही, मैं 3/3 बार बार क्यों लिख दे रहा हूँ, ओके, ये कितना आ गया 3/2, ठीक है। अब देखो, ये जो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, एक रिंग के लिए, पर्टिकुलर रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, राइट, ई नॉट, तो हम यहाँ लिख दें ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और जेड बाई आर को हम मान लें एक्स, नॉट एक्स, रादर हम मान लें कैपिटल एक्स, थोड़ा मिसलीडिंग हो जाएगा, तो जेड बाई आर को हम मान लें, लेट्स से वेरिएबल है ये जेड, ऐसे मान लेते हैं, सम स्पेशल जेड हम लोग बहुत यूज करते हैं इसे, तो ये जेड अपॉन 1 प्लस ये जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, काइनेमेटिक्स में बहुत ग्राफ प्लॉट करने का आता है, इसलिए मैं मेथड बता रहा हूँ, तो ये जरूर सीखना, मेरी हर एक वीडियो पे कई सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है, तो ये देखो, प्लॉट किसके किसके बीच करना है, ये वाई एक्सिस आपका क्या है, ई वाई ई नॉट, ठीक है, ई वाई ई नॉट, और एक्स एक्सिस में क्या है, ये जो स्पेशल वाला जेड है, ये कैसे वेरी करेगा, जेड इज, जब जेड, जेड इज बेसिकली जेड बाई आर, आर तो फिक्स है एक पर्टिकुलर रिंग के लिए, तो जेड कब बढ़ेगा, जब ये जेड बढ़ेगा, ये जेड क्या है, रिंग के सेंटर से इसके एक्सिस पे दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है,
ओके, तो देखो एक्सिस के सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर मतलब z इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और धीरे धीरे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टेल मी। देखो पहले तो इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जेड से सीधा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है कुछ पार्ट, ठीक है। तो इंक्रीज होगा, कितने कब तक इंक्रीज होगा मैं बताऊंगा। इंक्रीज हुआ एक मैक्सिमम के बाद ये फिर नीचे आना शुरू होगा, और जीरो कब होगा, जब z इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। लेट मी शो कि जीरो कैसे होगा। देखो इधर क्या है ऊपर, z, मैं जब z इनफाइनाइट मतलब z बहुत बड़ा, तो z स्क्वायर एक से तो बहुत ज्यादा होगा ही, राइट। तो मैं वन उसमें जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, जेड क्यूब आया तो जेड अपॉन जेड क्यूब आ जाएगा 1/z। तो जब z इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बट कैन यू रीच इनफाइनाइट, द क्वेश्चन इज दैट, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो क्या, नहीं जा पाओगे। तभी ये देखो ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि ना आप इनफाइनाइट पे जा पाओगे ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बट आपके ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जीरो होगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ई इक्वल टू जेड अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा था ना, पावर 3/2। यहीं पे जेड की वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिए, इनफाइनाइट। बट जब जेड इनफाइनाइट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब एक आपको कॉमन सेंस वाली बात बताऊं, एक बात बताओ, आप रिंग यहाँ पे रखे हो, उस पर कुछ भी चार्ज रख दो, वहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, राइट, नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगा। तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि आप यहाँ पे हो और यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चार्ज पार्टिकल और ला रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब यही चीज अगर नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सेम प्रोसेस होगा, इट्स जस्ट ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बेंड 90 डिग्री नहीं है, ये स्मूथ बेंड होगा, ठीक है। तो दिस इज इट। और ये लोकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोकेशन मैं डिराइव करके बताना चाह रहा हूँ, अब बस 1 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो ये ई अपॉन ई नॉट था, और इधर जेड अपॉन जेड वन प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। आपको अगर कभी भी निकालना होता है ई अपॉन ई नॉट को, एक ऐसे ई प्राइम मान लो, कब मैक्सिमम होगा, डी ई बाई डी जेड, जब ये जीरो होगा। जीरो करा लो तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो वन हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का। तो जब डिनोमिनेटर का करोगे तो आ जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, वही एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो पूरा x माने हो तो n इंटू एक्स टू द पावर -1, तो 3/2 -1 हाफ हो जाएगा, इनटू, क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक फंक्शन, तो ये जेड स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा, 2z, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अपॉन में होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बट जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, ये दो इससे कैंसिल हो गया। एक ये जो वैल्यू रूट है ये एक्चुअली है क्या, जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये चीज जो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा इधर, और बचेगा इधर क्या बचेगा, वन प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरा चीज उधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 3z इंटू जेड, टू टू कैंसिल हो गया तो 3z स्क्वायर, तो आया 2z स्क्वायर इक्वल टू वन। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो जेड कितना आ जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई 1/√2 प्लस माइनस, और जेड है क्या, स्मॉल जेड अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, इसको याद भी रख सकते हो, कैसे आया ये भी कर सकते हो, एग्जाम में भूल गए तो डिराइव कर सकते हो। तो ये किस लोकेशन पे है, r/√2 पे, और इधर माइनस r/2, ठीक है। तो दोनों के केस में इसको याद रखना। ओके, थैंक यू so much for watching the video. Do subscribe to the channel, and if you have learned anything from my video, do subscribe, don't forget. Thank you.